हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। वीडियो नंबर 3 नेशनल इनकम की। जैसे कि कल मैंने आप सबको बोला था कि नेशनल इनकम का एक अलग ही डर है बच्चों, क्लास 12 के बच्चों के दिमाग में कि नेशनल इनकम सबसे डिफिकल्ट है। लेकिन आज की वीडियो के बाद और जितनी भी आगे इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियोज आएंगी उन सबको देखने के बाद आपका ये डर भी खत्म हो जाएगा। नो डाउट कि सारा दिन पहले आप लोग स्कूल्स की वीडियोस को देखते हो, फिर उसके बाद खुद को समझाने के लिए यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, थक जाते हो। लेकिन थकना नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही इजी वे के साथ मैं आपको समझा भी रही हूँ, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू वीडियो। सो चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें भी अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स के साथ। एग्रीगेट्स इन द सेंस सिंपल कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी, जिसको समझने के बाद आप लोग कमिंग जितने भी चैप्टर्स हैं नेशनल इनकम के वो बहुत ही आसानी से कर लोगे। सो डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का हमें सिंपल थोड़ा सा मीनिंग पता है क्योंकि हम लोगों ने ये पहले वर्ड सुने हुए हैं। सो इट मीन्स अ पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स मीन्स कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल बॉर्डर मीनिंग, अब आप लोग सोचोगे कि पॉलिटिकल बॉर्डर क्या है। पॉलिटिकल बॉर्डर मीन्स वो चीजें जो इंडिया के नाम पे हैं, वो चीजें जो इंडिया की प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंडिया इन और आउटसाइड द कंट्री, चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे वो इंडिया के बाहर है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग इजी फॉर्म में अगर मैंने आपको बताना तो कुछ एग्जांपल्स ले रखी है मैंने यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। अगर आप सोचोगे कि जापानीज एम्बेसी इन इंडिया ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, नो, तो ये हमारे इसमें नहीं आती। क्रॉस जापानीज एम्बेसी इन इंडिया जापान की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। इंडिया की कोई भी चीज इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। उसी तरह जापानीज एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो जापान की ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल एयर इंडिया। एयर इंडिया की फ्लाइट्स अगर रशिया जा रही हैं, बैंकॉक जा रही हैं, तो इट डजंट मीन कि वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी, नो, वो इंडिया की ही टेरिटरी में आएंगी। नाउ क्लियर कॉन्सेप्ट। वो चीज जो इंडिया की ही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई एम्बेसी हो, अगर वो इंडिया की प्रॉपर्टी है या वो फॉरेन में भी है इंडिया की चीज, तो अब भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर ही आई। क्लियर। नेक्स्ट, और डोमेस्टिक टेरिटरी को और क्या कहते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर। सो नेक्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट मीन जो इंसान रह रहा हो, रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट हूं यहाँ की, तो नॉर्मली मैं रह रही हूँ यहाँ पे। क्लियर। सो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोई एक इंसान हो या फिर वो कोई एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक सिंपल कॉमन पर्सन हो या कोई एक इंस्टीट्यूशन हो, who ordinarily resides in the country, उस कंट्री में रह रहा हो, and whose center of economic interest, प्लीज ध्यान से देखिए, whose center of economic interest means उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, उसका कमाना, जिसकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री में लग रही है, also lies in that country। वो वही खा रहा है, वही कमा रहा है, वही सेव कर रहा है, वही इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा। लाइक मी, मैं यहीं रह रही हूँ, यहीं कमा रही हूँ, यहीं मैं सेव कर रही हूँ, यहीं पे रह के मैं इन्वेस्ट भी कर रही हूँ, सो आई एम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत फर्क है, ये मैं भी आपको आगे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट आते हैं कुछ महीने आगरा ताजमहल देखने के लिए फॉरेन्स, तो वो इसमें नहीं आते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि जो कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा जो रह रहा हो वो ही आता है नॉर्मल रेजिडेंट में। अगर कोई पाकिस्तान एम्बेसी का, यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी है और वहां पाकिस्तानी कोई रह रहा है और उसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में ही आएगा यहाँ की, क्योंकि वो यही खा रहा है, यही कमा रहा है, यही वो सेव भी कर रहा है, यहीं से वो अर्न कर रहा है और यहीं पे वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, उसके बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं, सो इट्स कॉमन कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है यहाँ का। सो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन, ऐसी कोई चीज नहीं कि हाँ कोई रशिया की कोई चीज है,
तो वो मैं यहाँ पे इंडिया पे है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, पर जो उसमें काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट है यहाँ के। इज दैट क्लियर? सो आगे हमारे कुछ और डिफरेंस है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पे आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। अगर डिफरेंस आते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये आने वाली चीज है ये। क्लियर? सो फैक्टर इनकम मीनिंग इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो इनकम है जो कौन रिसीव करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमने पिछली वीडियोस में भी किया था। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, ये क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसमें? इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन को कंप्लीट होने में। हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी किया था कि हाउस होल्ड क्या करते हैं? फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फर्म्स क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट देते हैं। तो ये वो इनकम है जो कमानी पड़ती है, ये फ्री में नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज करनी ही पड़ेंगी, सर्विसेज प्रोवाइड देनी ही पड़ेगी। ट्रांसफर इनकम इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। ये वो इनकम है जो हमें फ्री में मिलेगी, हमने इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं की पर हमें मिल गई। अब आप सोचोगे ऐसी कौन सी चीज है आज की डेट में कि हमें फ्री मिल जाए? ऐसी बहुत सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी लॉटरी निकल आई, बाय लक आपने पैसा कमा लिया, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स। और ये वो इनकम होती है जो कौन रिसीव करते हैं? हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लेती है और हाउस होल्ड, मैंने आपको पहले बताया लॉटरी जीत ली मैंने 10 लाख की, बाय लक मेरे पास पैसा आ गया। क्लियर? सो नेचर इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये वो इनकम है अब आपने ये मेहनत से कमाया, फैक्टर इनकम। क्लियर? मैंने किसी कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूँ, जॉब कर रही हूँ, मेरी पर मंथ की इनकम 50,000 है, वो मुझे 50,000 कब देते हैं? जब मैं 30 दिन उस कंपनी में जाती हूँ। तो मैंने मेहनत से पैसा कमाया, ऑब्वियस है मेरी नेशनल इनकम में होएगा वो ऐड, और मेरी डोमेस्टिक इनकम है वो, तो वो उसमें भी ऐड ऑन होएगा। इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड इन डोमेस्टिक इनकम। जब तुमने जीती लॉटरी है तो वो नेशनल इनकम में क्यों ऐड ऑन होएगी? आपने कोई मेहनत नहीं की, वो फ्री का पैसा था जो आपने ले लिया। कॉन्सेप्ट इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ऑब्वियस है, मैंने पहले आपको कहा आपको अर्न करना पड़ेगा ये चीज। आप कंपनी जाओगे, आप अर्न करोगे, आप घर पे बैठे रहोगे, आपको पास 0 अमाउंट आएगा। इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये आप रिसीव कर लोगे विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस टू एनीबडी। रिसिपिएंट इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर बता चुकी हूँ मैं कि ये कौन किसको मिलेगी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वही आपको क्या करते हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट बोथ। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखोगे तो फैक्टर इनकम 4 ही तरीके से मिलेगी हमें। रेंट, वेजेस, लैंड के बदले रेंट, लैंड, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। क्लियर? और इसमें आपकी अगर फैक्टर इनकम बाय लॉटरी या कुछ भी लगाओ, बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं फ्री। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हो कि कोरोना में गवर्नमेंट बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है जो मतलब अंडर इन पॉवर्टी है, उन लोगों को वो खाने की चीजें भी दे रहे हैं, थोड़े से बैंक में पैसे भी वो जमा करवा रही है गवर्नमेंट। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर ट्रांसफर इनकम। सो आई होप तुम लोगों को ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये भी सेम वैसे डिफरेंस है जैसे हमने पिछला किया, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि विदाउट बेसिस यू पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव डिफरेंस इन योर पेपर। आप अपने पेपर में बिना बेसिस के कभी भी डिफरेंस को नहीं एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि बेसिस के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? सो मीनिंग फाइनल गुड्स के नाम से ही समझ आ रहा है कि फाइनल है, ये चीज रेडी है। ठीक है? इट रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ये कंजम्पशन के लिए रेडी है, इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे या फिर इसकी इन्वेस्टमेंट करके रख लेंगे अपने पास। क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स इट रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, या तो ये अब हम इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, इसकी रीसेल करेंगे, खरीदा और इसको आगे बेचा, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर कोई गुड आपके पास
1 ईयर से ज्यादा टिकी हुई है तो दैट कम्स अंडर फाइनल गुड. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई गुड आपके पास 1 साल से ज्यादा पड़ी हुई है तो दैट कम्स अंडर फाइनल गुड, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहेगी. क्लियर? थोड़ी सी मतलब रिलेट करती है आपस में, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी. अब मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड, अब मैंने आपको ऊपर समझाया था दैट इट रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजम्पशन. अब मैंने घर पे, रोज सबके घर पे मिल्क आता है, कोई पैकेट का लेते हैं, कोई डायरेक्ट लेते हैं किसी से. क्लियर? तो वो जब मैंने खरीदा तो वो मैंने डायरेक्ट अपने आगे बच्चों को दे दिया, मैंने खुद पी लिया, तो मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड डायरेक्ट कंज्यूम कर दिया मैंने. इंटरमीडिएट, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डेयरी शॉप्स. अब आप लोगों को डेयरी शॉप्स का तो पता ही होगा, जहाँ पे चीज भी मिलता है, कर्ड भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं सारे वहाँ पे. तो उसने डेयरी शॉप में जब वो मिल्क चला गया, वो रीसेल करेगा, हम उससे जाके खरीदेंगे, वो आगे बेचेगा. तो दोनों चीजों में फर्क देखो. एक मिल्क जो घर पे आया वो मैंने डायरेक्ट कंज्यूम किया, एक मिल्क जो डेयरी शॉप पे पड़ा है दैट इज फॉर सेल. कंज्यूमर्स जाएंगे खरीद के लाएंगे, तो वो किसके लिए है? रीसेल के लिए. और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. ध्यान से इस एग्जांपल्स को आप लोगों ने देखना है. इसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्नीचर मैं घर के लिए ले आई, सोफा, वो मेरे घर पे है, मैं उसको कंज्यूम करूंगी, मैं बैठूंगी उस पर, खाना खाऊंगी उससे बैठ के. लेकिन वही फर्नीचर अगर फर्नीचर शॉप पे पड़ा दैट इज फॉर रीसेल. और अगर वही फर्नीचर स्कूल में पड़ा है, डायरेक्ट कंजम्पशन, वो फाइनल गुड है. क्लियर? आगे फर्नीचर जो घर पे आया दैट इज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, फर्नीचर जो स्कूल में गया दैट इज ऑल्सो फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, फर्नीचर जो फर्नीचर शॉप पे पड़ा है दैट इज फॉर रीसेल. क्लियर? नेक्स्ट, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम. फाइनल गुड्स हैं, ऑब्वियस ही बात है कि वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होंगी. दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि दैट इज फॉर रीसेल. और रीसेल का आगे आपको कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के चैप्टर में मैं क्लियरली समझाऊंगी कि क्यों नहीं होएगा ये. वैल्यू एडिशन, दे आर रेडी फॉर यूज. आपको पता है कि जो फाइनल गुड है दैट इज रेडी फॉर यूज, खरीदा और इस्तेमाल किया बाय देयर फाइनल यूजर्स, जो उसके डायरेक्ट. अब मैंने मिल्क लिया तो मैंने, क्योंकि चाय पीनी थी, कॉफी पीनी थी, दूध पीना था डायरेक्ट, तो मैंने खरीद लिया उसको. दे हैव डिराइव्ड डिमांड डिपेंडेंट ऑन फाइनल गुड. इंटरमीडिएट गुड्स की टोटल डिराइव्ड डिमांड है, इसकी डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट मैंने की थी कि मुझे मिल्क चाहिए, मैं गई और मैंने खरीदा और कंज्यूम किया डायरेक्ट. दे हैव डिराइव्ड डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, अब कोई चाय पीता है, बहुत से लोग चाय पीते हैं, अगर चाय पियेंगे तो ऑब्वियस हमें दूध चाहिए होगा, पर जब चाय पीनी मैंने बंद कर दी, बहुत से लोगों ने भी बंद कर दी, तो उसका असर कहीं ना कहीं मिल्क पे भी गया, तो वो मिल्क भी मतलब उसकी डिमांड भी कम होगी. तो ऑटोमेटिकली जब मैंने टी की डिमांड कम हुई तो ऑटोमेटिकली मिल्क की भी डिमांड कम होगी. सो दे हैव डिराइव्ड डिमांड डिपेंडेंट ऑन फाइनल गुड. मिल्क हमारी फाइनल गुड थी तो ऑटोमेटिकली उस पर भी असर हो गया. प्रोडक्शन बाउंड्री, दे हैव क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री, ये लोग कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मतलब कि प्रोडक्शन की हमें बाउंड्री दी होती कि इससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते हो प्रोडक्शन 1 ईयर में, तो लेकिन दे हैव क्रॉस्ड, ये कर लेते हैं. दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते. प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, अगेन आई एम टेलिंग यू कि 1 ईयर से ज्यादा अगर गुड आपके पास रहती है तो दैट इज नॉट कम अंडर इंटरमीडिएट गुड, दैट कम्स अंडर फाइनल गुड. वो चीज ही बदल जाएगी, वो इंटरमीडिएट से फाइनल गुड बन जाएगी. क्लियर? होपफुली आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, जो कि 2 हैं हमारे, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड. सो डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड गुड एंड कैपिटल गुड इज, सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. These goods satisfy human wants directly, ये कंज्यूम डायरेक्ट करते हैं और ये ह्यूमन की वांट्स को भी डायरेक्टली फुलफिल सेटिस्फाई करते हैं. सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, जो कि हमने पीछे वाले डिफरेंस में भी पढ़ी है. एंड द कैपिटल गुड्स, सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट वे से करते हैं. एंड दीज गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड. डिराइव्ड डिमांड मैंने आप लोगों को पीछे भी समझाई है, दैट दे टोटली डिपेंडेंट ऑन फाइनल गुड्स. लाइक कि अगर किसी को भी, अगर मैं चाय पी रही हूँ और अगर चाय पीनी बंद कर दी हुई है तो मिल्क पे भी पूरा वो उसका असर पड़ेगा, मिल्क की डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी. तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल गुड टी की डिमांड कम हुई है तो मिल्क की ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी. क्लियर? प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट हैव प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनकी नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं. दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि ये आगे चलती है चीज.
एक्सपेक्टेड लाइफ इसकी है हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, मिल्क लिया, टी ली, कॉफी ली, उसकी कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होती है जो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं। हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये बहुत ज्यादा देर के लिए भी चल सकती हैं चीजें। क्लियर? एग्जाम्पल, अब इसको अगर इजी वे से समझना है तो प्लीज ध्यान से एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल, कार परचेस्ड बाय हाउस होल्ड। अब मैंने कार खरीदी तो वो मैं डेली कंज्यूम करूंगी उसको, मैंने मार्केट जाना है, मैंने अगर अपनी जॉब पे जाना है, कहीं पर भी मैं जाऊंगी उस कार में जाऊंगी। क्लियर? और अगर यही कैपिटल गुड के अंदर आती है तो कार परचेस्ड बाय टैक्सी ड्राइवर, वो आगे इससे और कमाई करेगा, वो उस चीज को चलाएगा, अपने कंज्यूमर्स बढ़ाएगा, उनको लेके जाएगा, वो टूर करेगा। अब आप लोग सोचोगे कि मैम अगर ये ऐसी चीज होगी तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गई। नो, इंटरमीडिएट गुड ये तब होगी अगर यही चीज कार सेलर ने कार खरीदी होती और उसको आगे रीसेल करता वो, सो देन इट कम्स अंडर इंटरमीडिएट गुड। बट अभी ये टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी है, उसने खुद की कंजम्पशन के लिए खरीदी है, दो वो उस चीज से अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, वो आगे कमा भी रहा है, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल गुड्स। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है। सो प्लीज फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डिफरेंस, और इसके साथ ही हमारा आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है, हमारी वीडियो फिनिश होती है। ऑलमोस्ट मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया हुआ है, जो थोड़ा सा रहता है वो हमारी कल की वीडियो में होएगा कंप्लीट। इतना तो मुझे पता ही, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और सब्सक्राइब भी करो। आगे के आगे अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड करो ये चीज कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। और प्लीज अपना पढ़ते रहिए, आपके पास टाइम भी कम है बिकॉज कोरोना की वजह से आप लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो, कोचिंग्स पे भी नहीं जा पा रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू गिव योर बेस्ट इन दिस एग्जाम्स ऑल्सो। चाहे कोरोना है लेकिन आप लोगों ने अपने पेपर्स को सफर नहीं होने देना है। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी तकलीफ, अगर आपको कोई भी टॉपिक को दोबारा से समझना है, कमेंट करिए, वो रिपीट होएगा। अगर आपको कोई एमसीक्यूज चाहिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कमिंग वीक में, और वीकेंड में हम डिस्कस किया करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज या क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से रात 10 बजे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।